नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र बागड़ी एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्थिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत में परिवहन नियम का क्या संकेत है। ध्यान रखिएगा, उन्होंने जो अपने सिद्धांत में के से एक सिंबल माना है और उन्होंने के को आधार मान करके कुछ महत्वपूर्ण सिंबल बताए थे। जैसा कि हम बात करें सबसे पहले के3 के लिए उन्होंने बताया था बाजार के लिए बताया था। के3 किसके लिए बताया था? बाजार व्यवस्था के लिए बताया था। उसके बाद में इन्होंने के4 जो बताया था वो बताया था किसके लिए? परिवहन के लिए बताया था। और के7 जो है वो किसके लिए बताया था? प्रशासन के लिए बताया था। किसके लिए बताया था? प्रशासन के लिए बताया था। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूछा गया है परिवहन के लिए, तो परिवहन के लिए क्या हो जाएगा? के4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा के4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम फसल संयोजन विधि तैयार की थी? वापस देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम फसल संयोजन विधि तैयार की थी? नेल्सन के द्वारा, दाई के द्वारा, व्हिटस्ली के द्वारा और वीवर के द्वारा। दोस्तों, फसल संयोजन विधि अमेरिका के एक भूगोलवेता हुए हैं वीवर, और वीवर ने इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। इनका पूरा नाम है जे.सी. वीवर। जे.सी. वीवर जो हैं, इन्होंने 1954 में क्या किया है? 1954 में फसल संयोजन की एक विधि तैयार की थी और इन्होंने अमेरिका को जो है कुछ क्षेत्रों को आधार मान करके ये विधि क्या की थी? तैयार की थी। इन्होंने पशुपालन का और फसलों का संयोजन जो था उसके साथ में इन्होंने क्या दिए थे? अन्य सस्य संयोजन की तरीकों के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। इसके अलावा दोई भी जो है वो जुड़ा हुआ है। थॉमस, नेल्सन, जॉनसन आदि इसके साथ में जुड़े हुए हैं। अगर भारतीयों की बात करें तो भारत में एक तो बनर्जी हुए हैं और एक एन.पी. सिंह इसके साथ में जुड़े हुए हैं फसल संयोजन से संबंधित। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 3 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान कीजिएगा। एक तरफ विचारक और विद्वान हैं, एक तरफ सिद्धांत और मॉडल और रणनीतियाँ हैं। सबसे पहले है गुन्नार मिर्डल, ए.ओ. हिर्समैन, जॉन फ्राइडमैन और जे. बाउडविले। इनके द्वारा कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुन्नार मिर्डल का, आपने नाम सुना होगा, जो पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है। इन्होंने परिपथ संचयी कारण संबंध बताया था और ये एक का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो एक का 2 कहाँ पर है? एक तो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका तो राइट मिल जाएगा अपने को। और इसके बाद में ओ हिट्समैन है, इन्होंने क्या बताया था? ओ हिट्समैन जो होगा उन्होंने बताया था असंतुलित विकास रणनीति बताया था। इसके बाद में जॉन फ्राइडमैन है, उन्होंने केंद्र और परिधि यानी कि जो कोर है उससे संबंधित बताया था। और जे. बाउडविले ने विकास केंद्र और विकास दूरी के बारे में बताया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वापस देखते हैं, गुन्नार मिडल के द्वारा परिपथ एवं संचय कारण संबंध बताया। ए.ओ. हिर्समैन के द्वारा असंतुलित विकास रणनीति बताया। जॉन फ्राइडमैन के अलावा जो है वो केंद्र और परिधि का संबंध बताया। जे. बाउडविले के द्वारा विकास केंद्र और विकास दूरी के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 4। अमेरिकन विद्वान E.W. जिमरमैन ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज का लेखन किस वर्ष में किया था? बहुत प्यारा प्रश्न है, क्योंकि जिमरमैन एक ऐसे भूगोलवेता हैं जिन्होंने संसाधनों के ऊपर बहुत अच्छे से एक अपना लेख तैयार किया था, जिसमें 4 प्रकार के इन्होंने संसाधनों का जिक्र भी किया था। जैसा कि हम बात करें सर्व सुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ संसाधन, या हम बात करें विरल संसाधन या एकल संसाधन, तो इनकी बहुत प्यारी पुस्तक आई थी। हालांकि इन्होंने जो पहला जो अपना कार्य किया था वो कब किया था? 1933 में किया था। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, इसमें इन्होंने आगे चल करके कुछ परिवर्तन भी किए थे 1951-52 में, लेकिन ये जो पुस्तक थी इसका उल्लेखन जो है 1933 में किया गया था। ठीक है, और इन्हों की एक कोटेशन भी है, संसाधन बनते नहीं है, ये वाली जो कोटेशन है वो वाला। क्वेश्चन संख्या 5 है, फसल संयोजन क्षेत्रों को वर्णित करने वाली निम्नलिखित विधियों को उनके प्रतिपादन काल के क्रम में व्यवस्थित करें। एक भूगोलवेताओं की एक श्रृंखला है जिसमें उन्होंने कौन कौन से भूगोलवेताओं ने कब कब जो है अपना
सिद्धांत दिया है और उसी के आधार पर अपने को इसको व्यवस्थित क्रम में रखना है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे वीवर का जो था वो 1954 में आया था। वीवर का 1954 में आया। रफ़ीउल्लाह का 1956 में आया था, ये भारतीय भूगोल वेता है। डोई ने जो दिया था 1959 में दिया था। और इसके अलावा अगर बात करूँ मैं आप लोगों की, कोपेन विधि वो आई थी 1964 में। अब आपको इसके अकॉर्डिंग रखना है। सबसे पहले वीवर का आया था फसल, जो हमने पिछली क्लास में जस्ट संयोजन वाला, वीवर का 1954 यानी सी सबसे पहले देखना है, ये सी पहले मिल गया है। इसके बाद में बी रफ़ीउल्लाह विधि, और ए हो जाएगा डोई विधि, और इसके बाद में डी हो जाएगा कोपेन विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, वापस देखते हैं। वीवर ने 1954 में, रफ़ीउल्लाह ने 1956 में, डोई विधि 1959 में और कोपेन विधि 1964 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओके। इसके बाद में है क्वेश्चन संख्या 6। एडवर्ड उलमैन के परिवहन पद्धति के तरीके के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अनुपूरकता को निरूपित करता है। अनुपूरकता जो होती है उसको क्या निरूपित करता है। प्रदेशों में किसी उत्पाद की मांग और पूर्ति को, प्रदेशों में उत्पादन के संचालन की लागत को, किसी प्रदेश में उत्पादन की उपलब्धता को, किसी प्रदेश में उत्पादन की अनुपलब्धता को। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर मैं बता दूं आपको, ए होगा। एडवर्ड उलमैन जो थे, इन्होंने परिवहन पद्धति के अनुसार प्रदेशों में किसी उत्पादन की मांग और पूर्ति को निरूपित करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया था। और आपने एक और नाम सुना होगा, हैरिस और उलमैन, जो आगे चल कर के 1945 में इन्होंने बहुनाभिकीय सिद्धांत भी क्या किया था, प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 7 है, विश्व के कृषि प्रदेशों के सीमांकन में विट्सली ने निम्न में से कारकों में से किसका प्रयोग नहीं किया था। इन्होंने 13 प्रमुख कृषि प्रदेशों में संपूर्ण विश्व को बांटा था। इसके लिए इन्होंने 5 मुख्य आधार बनाए थे, और इसमें से कौन कौन से नहीं है। फसलों और पशुओं का सहसंबंध इन्होंने बिल्कुल बताया था। भूस्वामित्व और भूगति ये वाला इन्होंने कभी नहीं बताया था। भूमि उपयोग की गहनता के बारे में इन्होंने जिक्र किया था, और कृषि यंत्रीकरण विधि को इन्होंने, विधि की मात्रा को इन्होंने दर्शाया था। तो इसमें से बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसका प्रयोग इन्होंने नहीं किया था। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने 5 प्रकार के आधार मान करके संपूर्ण विश्व को 13 कृषि प्रदेश में बांटा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विट्सली ने संपूर्ण विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा। तो आपका राइट आंसर होगा कितना, 13। और आधार कितने बनाए थे इन्होंने, आधार जो बनाए थे वो कितने बनाए थे, 5 बनाए थे, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 8। प्रकार्यात्मक क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित में से किन अभिलाक्षणिक गुणों के आधार पर किया जाता है। प्रकार्यात्मक क्षेत्रों का निर्धारण निम्नलिखित में से किन अभिलाक्षणिक गुणों के आधार पर किया जाता है। पहला है परिवहन आवृत्ति और माल प्रवाह आवृत्ति के लिए। बी है माल प्रवाह आवृत्ति और नदी बेसिन आवृत्ति के लिए। सी है भौतिक विशेषताओं और जनसंख्या अभिलक्षण के लिए। और डी है कृषि से संबंधित गहनता और वर्षा की पद्धति के लिए। तो यानी कि इसमें राइट आंसर होगा, प्रकार्य क्षेत्र का निर्धारण होता है ए। ए का मतलब हो जाएगा परिवहन आवृत्ति और माल प्रवाह आवृत्ति के लिए। वापस देखो, प्रकार्यात्मक क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित में से किन अभिलाक्षणिक गुणों के आधार पर किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवहन आवृत्ति और माल प्रवाह आवृत्ति, यानी ए इज राइट आंसर, ओके। अगला है क्वेश्चन संख्या 9। लॉरेंज वक्र किसने तैयार किया था। आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में भी आता है ये क्वेश्चन। लॉरेंज वक्र जो है गेडीज के द्वारा, इनमें से कोई भी नहीं, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा, मैक्स यू लॉरेंज के द्वारा। तो नाम से भी पता चल रहा होगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉरेंज वक्र जो होता है, जिसमें एक सेंटर लाइन होती है और उसके आसपास होती है तो ठीक स्थिति होती है, और गैप आता है तो समझ लेना कि इसमें उतार चढ़ाव, धनात्मक और ऋणात्मक जो प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 10। विरल संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है। अभी हमने जैसे बात की थी कि जिमरमैन ने 4 प्रकार के संसाधनों की यहाँ पे चर्चा की थी, जैसा कि मैं आपको बता दूं। एक संसाधन होता है सर्वसुलभ। एक संसाधन कौन सा होता है, सर्वसुलभ होता है। एक संसाधन वो होता है सामान्य सर्वसुलभ होता है। कौन सा, सामान्य सर्वसुलभ होता है। और एक होता है विरल संसाधन, और एक होता है एकल संसाधन। एक क्या होता है, एकल संसाधन होता है। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है,
विरल संसाधन एक प्रकार का वह संसाधन है जिसका मिलना या कहीं पर जो पाया जाता है तो उसकी जो लोकेशन होती है वो मतलब स्थायी होती है। ये हर कहीं नहीं मिल जाता, इसका एक डेस्टिनेशन जो होता है बिल्कुल फाइनल जगह होती है जहाँ पर ये मिलते हैं, और ये बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, और ये थोड़े कीमती भी होते हैं। विरल संसाधनों की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, कीमती भी होते हैं, जैसे धातु के रूप में बात कर सकते हैं। तो विरल सोना एक विरल है, चांदी एक विरल है, प्लेटिनम एक विरल। परंतु ध्यान रखना, प्राकृतिक गैस जो है ये विरल में नहीं आती है, प्राकृतिक गैस विरल में नहीं आती है। और एकल संसाधन में लास्ट ईयर ये प्रश्न भी आया था क्रायोलाइट के बारे में, कि क्रायोलाइट जो है ये किस प्रकार का संसाधन है। तो क्रायोलाइट जो है वो किस प्रकार का संसाधन है, क्रायोलाइट एकल संसाधन है। सर्वसुलभ जैसे हवा, पानी, गैस जो आसानी से में मिल जाता है वो क्या होता है, सर्वसुलभ होता है। थोड़ा सा जो कम मात्रा में मिले, जैसे लोहा हो गया है, पत्थर हो गया है, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर, जो हमें आसानी से नहीं मिलता लेकिन सामान्य है, ये किस में आता है, सामान्य सर्वसुलभ में आता है। ये किसके द्वारा, जिमरमैन की जो परिभाषा थी, संसाधन बनाए नहीं जा सकते, वो वाली परिभाषा, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 11 है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये स्टेटमेंट किसका है, जिमरमैन का, चिसोल्म का, बाउमैन का और डार्कनवाल्ड का। अभी जैसा कि मैंने कहा था, मैं बार बार जिक्र भी कर रहा था इस परिभाषा को लेकर के, ये परिभाषा फ्रेश फर्स्ट ग्रेड में 1-2 बार पूछी जा चुकी है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये जिमरमैन का है। और इन्हीं जिमरमैन महोदय ने ही, अभी हमने बुक का नाम भी पढ़ा था, कौन सी पुस्तक थी जिसमें इन्होंने कहा था, क्या नाम है कि वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज, जैसा कि मैंने आपको बताया 1933 में इनकी जो पुस्तक आई थी, वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज, ये पुस्तक किसकी है, तो ये जो पुस्तक है ये 1933 में जिमरमैन के द्वारा आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय स्थल मॉडल का वर्णन करता है। केंद्रीय स्थल मॉडल का जो बात करता है, वस्तु और सेवाओं के प्रवाह के आधार पर शहरी और बाह्य क्षेत्रों का स्थानिक प्रतिरूप, आय समूहों का स्थानिक प्रतिरूप, रिहायशी स्थानों का स्थानिक प्रतिरूप, सांस्कृतिक स्थानों का स्थानिक प्रतिरूप। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन संख्या 12 जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय स्थल मॉडल का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु और सेवाओं के प्रवाह के आधार पर शहरी और बाह्य क्षेत्रों का जो स्थानिक प्रतिरूप है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इस क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पैरोक्स द्वारा पूर्व में प्रतिपादित विकास ध्रुव सिद्धांत के प्रादेशिक और भौगोलिक प्रभावों का क्या किया था, अध्ययन किया गया था। हमने एक सिद्धांत, बार बार इस सिद्धांत का आपको ध्यान में रखना है, ये सिद्धांत जो है पैरोक्स के द्वारा दिया गया था, विकास ध्रुव सिद्धांत, ये बार बार ये प्रश्न आता है। और इसके प्रभावों का जो अध्ययन जो है वो किसके द्वारा किया गया था, गुन्नार मिर्डल के द्वारा, जॉन फ्राइडमैन के द्वारा, ए.ओ. हर्शमैन के द्वारा और जे बाउडविले के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाउडविले, जे बाउडविले के द्वारा इसका क्या किया गया था, वो किया गया था। और जो 1955 में पैरोक्स ने ये सिद्धांत दिया था, पैरोक्स ने सिद्धांत विकास ध्रुव का सिद्धांत कब दिया था, 1955 में दिया था। और इसके बाद में ये जो बाउडविले हैं इसके बारे में इन्होंने आगे चल करके इसके बारे में प्रभावों का क्या किया था, अध्ययन किया था। क्वेश्चन संख्या 14 है, भूगोल की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है। भूगोल स्थानिक संगठन का अध्ययन है जो प्रतिरूपों और प्रक्रियाओं के रूप में व्यक्त होता है। वापस देखिएगा, भूगोल की निम्नलिखित परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, परिभाषा क्या है, भूगोल स्थानिक संगठन या अध्ययन जो प्रतिरूपों एवं प्रक्रियाओं के रूप में व्यक्त होती है, हॉटसॉन के द्वारा, एंकरमैन के द्वारा, स्मिथ के द्वारा और टाफे के द्वारा। तो ये परिभाषा जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, टाफे के द्वारा दी गई थी। और भूगोल में स्थानिक संगठन जो थे वो किससे जुड़े हुए हैं, ये स्पेशल परिवहन मॉडल के रूप में ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये मूलतः आगे चल कर के जो 1950 के बाद का जो दशक था उसमें ये सारी के सारी विकासशील चीज़ें जो हैं वो आई थी। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 15 है, क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत में K7 पदानुक्रम निर्धारण किस नियम के द्वारा होता है। जैसा कि मैंने आपको पहला जो प्रश्न आया था उसमें भी इस प्रश्न का जिक्र किया था
K3 का मतलब हो जाएगा बाजार, K परिवहन का नंबर हो जाएगा 4 और प्रशासन का नंबर हो जाएगा कितना 7। तो यहाँ पे 7 पूछा है ना, तो 7 का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे 7 का मतलब आप देख सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ये जर्मन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे क्रिस्टालर वाल्टर, और इन्होंने जो केंद्र स्थल सिद्धांत दिया था उसमें ये के इन्होंने जो है आधार बनाया और इसके आधार पर इन्होंने कुछ संख्याएं व्यक्त की थी जो महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन संख्या 16 है। सुप्रसिद्ध पुस्तक वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री लिखी गई थी, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था 1933 में पुस्तक आई थी। संसाधन ये वाला जो है टॉपिक, और ये परिभाषा जो है किसकी है, E.W. ज़िमरमैन के द्वारा दी गई थी। पुस्तक वापस ध्यान रखना, एग्जाम में बार बार आती है, यूजीसी नेट में तो लगभग हर बार ये प्रश्न आपको पूछ लेता है। क्या है, वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री जो पुस्तक है ये किस भूगोलवेत्ता के द्वारा लिखी गई है, तो E.W. ज़िमरमैन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, तो सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का क्या कीजिएगा, चयन कीजिएगा। एक तरफ सूची में संकल्पना है और दूसरी तरफ सूची में क्या लिखे हुए हैं, विद्वान लिखे हुए हैं। पहला है आदिवासी पदानुक्रम, दूसरा है क्षेत्रीय विश्लेषण, तीसरा है विकास ध्रुव सिद्धांत और चौथा है आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं। ध्यान रखिएगा, आदिवास पदानुक्रम जो सिद्धांत है वो किस भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। तो ये वाल्टर क्रिस्टालर के द्वारा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 कहाँ पर है, एक तो ए में है और एक डी में है। इसके बाद में देखिएगा क्षेत्रीय विश्लेषण की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो क्षेत्रीय विश्लेषण दिया गया है वाल्टर इजार्ड के द्वारा। 3 ढूंढो, ये रहा 3, इसका मतलब डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे विकास ध्रुव, जैसा कि मैंने भी आपको पीछे बताया था, पैरोक्स ने दिया था, और इसके बाद में मैंने कहा था कि इसका अध्ययन जो है वो किसने किया था, बाउडविले ने किया था। और आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं जो है W.W. रोस्टोव के द्वारा दी गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वापस देखते हैं, आदिवासी पदानुक्रम वाल्टर क्रिस्टालर का है, क्षेत्रीय विश्लेषण वाल्टर इजार्ड का है, विकास ध्रुव सिद्धांत एफ पैरोक्स का है, और आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं W.W. रोस्टोव के द्वारा दी गई हैं, तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 18 है, निम्न में से कौन सा एक कोयले का प्रकार है, हेमेटाइट, एंथ्रेसाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट। निम्न में से कौन सा एक कोयले का प्रकार है, तो निम्न में से कोयले के एक प्रकार की बात करेंगे, हेमेटाइट लोहा है, लिमोनाइट लोहा है, मैग्नेटाइट लोहा है, परंतु एंथ्रेसाइट जो है ये किसका प्रकार है, एंथ्रेसाइट इज एक कोयला, ये किसका प्रकार है, ये कोयल का प्रकार है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की यहाँ पे बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 19। बाजार की कौन सी विशिष्टताएं उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करती हैं, उत्पादन और उपभोक्ताओं के मध्य सीमाओं का संबंध, सस्ते मूल्य की वस्तुएं, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं, बाजार क्षेत्र का आकार। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि बाजार की कौन सी विशिष्टताएं उस क्षेत्र से उसके स्थानीयकरण को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच के संबंध की यहाँ पे बात करेंगे, सस्ते मूल्य की वस्तुओं की यहाँ पे बात करेंगे, शीघ्र खराब होने वाले वस्तुओं की यहाँ पर चर्चा करेंगे, और बाजार क्षेत्र का आकार यानी ए बी सी यानी कि सभी के सभी इसके क्या हो जाएंगे, ऑल इज राइट। ठीक है, इसके ऑल के ऑल क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 20। नीचे दिए गए वान थ्यूनेन के आर्थिक लगान सूत्र में के निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है, आर बराबर ई ब्रैकेट पी माइनस ए बराबर ई एफ के। तो इसमें किसका पूछ रहा है, के बारे में पूछ रहा है, तो के किससे संबंधित है, तो यहाँ पे देखिएगा इस सूत्र में के का जो संबंध है वो सी से है, बाजार की दूरी से है। और वान थूनेन ने कृषि के स्थानीयकरण के लिए आपको जो पेटी वाला सिस्टम बताया था, इन्होंने जो पेटियों वाला सिस्टम बताया था वो वान थूनेन का है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, एग्जाम में बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। कैसी रही क्लास, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।